क्या लद्दाख जैसा खतरा अरुणाचल प्रदेश को भी है? जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कैसे लद्दाख में आवाम ने -16 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपनी मांगों के लिए हड़ताल किया और कैसे इन जैसे खतरों का साया हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ सकता है। नमस्कार। आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर का राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया। दरअसल यूती हम जानते हैं लद्दाखियों की हमेशा से मांग रही है, तो आज सोनम वांगचुक खुश होने के बजाय इस तरह का मुहिम क्यों चला रहा है? और मैंने क्यों कहा कि इन जैसे खतरों का साया अरुणाचल प्रदेश पर भी पड़ सकता है? इन सब कारणों को जानने के लिए हमें कई चीज़ें समझनी होंगी और इसके लिए हमें इतिहास में लौट चलना होगा। दरअसल ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी कंसेप्ट है। हमें इसे जानने के लिए आर्टिकल 370, 35A और इनसे जुड़े कुछ बातों को जाननी होगी, जैसे इसे क्यों लागू किया गया और इसे हटाने में सरकार का क्या तर्क है। इसके अलावा हमें अरुणाचल के संदर्भ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को भी समझनी होगी। इसलिए इस पूरे कंसेप्ट पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हमने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। आज के इस एपिसोड में हम आर्टिकल 370 को लाने की वजह और इससे जुड़े कुछ इतिहास को देखेंगे। ये तो हमें पता है कि सन 1600 में आए अंग्रेज़ ने हम पर 200 साल तक राज किया और जाते जाते हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन ये बात कहने में जितना आसान है उतने ही कॉम्प्लिकेशंस अपने में ही छोड़ गए, जिसका समाधान आज आज़ादी के 77 साल बाद भी हम एक्चुअली ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। जब भारत को आज़ादी देनी थी तब देश में ऐसे दंगे फैले कि इसे 2 मुल्कों में बांटना ही पड़ा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। और ये विभाजन सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पर किया गया था और इसी ने देश की रचना में कई अड़चन डाली। लेकिन लौह पुरुष ने अपने देश के हित में कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके लिए भारत की सरजमी उनको हमेशा याद करेगी। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये ब्रिटिश इंडिया है और येलो वाला हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स है। इन दोनों में मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क था। दरअसल ब्रिटिश इंडिया पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर अंग्रेज राजाओं और निजामों के जरिए एडमिनिस्टर करते थे। भारत की आज़ादी के लिए जो प्लान तैयार हुआ था उसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसे 3 जून 1947 को तैयार किया गया था, जो बाद में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना और इसके अनुसार सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न होना था। मैंने लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने इस प्लान को तैयार किया था उन पर भी एक वीडियो बनाई है, उनके जीवन पर। लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज़ादी के वक्त जब अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी दी तब उन्होंने माउंटबेटन प्लान अनुसार भारत को 2 तरीकों से बांटा। एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, धर्म के आधार पर, और दूसरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल स्टेट्स के आधार पर। और ब्रिटिश ने सही मायने में जो ब्रिटिश रूल स्टेट्स हैं उन्हें ही हिंदू मुस्लिम समुदाय के आधार पर बांटा और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें इन दोनों मुल्कों में से यानी भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ भी जुड़ने या इंडिपेंडेंट रहने का फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया। आमतौर पर जिस राज्य में जिस समुदाय की आबादी ज़्यादा होती है राजा उसी धर्म का होता है, पर इसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य एक्सेप्शंस थे। हैदराबाद और जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी जबकि यहाँ निज़ाम थे, और कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर आज़ादी के वक्त एक हिंदू राजा थे, महाराजा हरि सिंह। तो अनडिवाइडेड इंडिया के इन येलो कलर्ड एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इसी के बेसिस पर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। इसके लिए बंगाल और पंजाब के भी 2-2 हिस्से कर दिए गए। आपको पता है जो वेस्ट पंजाब था उसे पाकिस्तान को दे दिया गया और ईस्ट पंजाब भारत का हो गया। इसी तरह ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया और वेस्ट बंगाल भारत का हो गया। इसके अलावा 565 प्रिंसली स्टेट्स में से 552 ने इंडिया को ज्वाइन किया और 13 ने पाकिस्तान को। अभी तो मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूं कि इन प्रिंसली स्टेट्स को, इन दोनों मुल्कों को इस तरह ज्वाइन कर दिया गया, पर इसके लिए भारत की तरफ से सरदार पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना ने कई तरकीब और नुस्खे अपनाए। किसी को डराया गया, किसी को लालच दिया गया, तो किसी को ताकत के बल पर झुकाया भी गया। लेकिन इन दोनों मुल्कों ने किसी भी तरह से अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स सिक्योर कर लिए थे, लेकिन
जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर उनकी रिलीजियस डेमोग्राफी और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उनके रूलर के अलग धर्म के होने के कारण इनमें बहुत समस्या थी और इन तीनों क्षेत्रों में ये इश्यूज लगभग एक ही समय चल रही थी। जूनागढ़ के निज़ाम महाबत खान रसूल खान पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की आवाम भारत को ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हिंदू थे। निज़ाम के दीवान शाहनवाज भुट्टो थे। बाद में जाकर इनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाया। जुल्फ़िकार भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो क्योंकि शाहनवाज भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी पाकिस्तानी हो गए थे तो जाहिर सी बात है वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में रखवाना चाहते थे। तो 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जूनागढ़ के मंगरोल और बबरियाबाद भारत से जुड़ना चाहते थे और फिर भारत ने इनके कहने पर जूनागढ़ को घेर लिया और पाकिस्तान के सारे संपर्क तोड़वा दिए। इससे घबराकर निज़ाम पाकिस्तान भाग गया। अब जूनागढ़ की जनता सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि निज़ाम के चुंगल से भी आज़ाद थी और फिर 28 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड हुआ और भारत के पक्ष में 99.95% वोट आया और इस तरह जूनागढ़ भारत का हो गया। एक तरह से कहें तो जूनागढ़ इसलिए भारत का हुआ क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन यही फैक्टर बाद में जाकर भारत के कश्मीर मसले में अड़चन बना। यह आगे आपको कश्मीर पर चर्चा पर पता चलेगा। फिलहाल हैदराबाद को देखते हैं। उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम थे निज़ाम मीर ओस्मान अली खान। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ा था और निज़ाम ओस्मान अली खान अपनी रईसी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। वे शुरू में ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान को। इसके लिए उन्होंने एक फरमान भी जारी किया था, लेकिन जब उन पर दबाव बढ़ते दिखा तो उन्होंने 29 सितंबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बदौलत उन्हें 1 साल का समय मिला, ये कहकर कि उन्हें अब पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेलवेज, करेंसी, ट्रेड, पासपोर्ट और फॉरेन पावर से जुड़े कई मुद्दों को सुलझाने हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका एक बहाना था। उनका झुकाव पाकिस्तान के ओर ज़्यादा होने लगा था और अगर कुछ ना हो तो कम से कम वे भारत के साथ तो जुड़ना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर विद इन इंडिया एक डोमिनेंट स्टेटस हासिल करने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने 21 अगस्त 1948 को केबलग्राम के जरिए यूनाइटेड नेशन से भी मदद की गुहार लगाई। इस बीच उन्होंने रजाकर आर्मी भी तैयार कर ली थी। ये इंडियन आर्मी के खिलाफ थी और इनके यहाँ की नॉन मुस्लिम आबादी पर भी जुल्मों के किस्से हैं। अब जब सरदार जी को इन बातों की भनक लगी तब उन्होंने यूएन एक्शन से पहले ही ऑपरेशन पोलो चलाकर केवल 2 दिन के अंदर 17 सितंबर 1948 में रजाकर आर्मी को घुटने के बल टिका दिया और उसी शाम 4:30 बजे निज़ाम ने आकाशवाणी के माध्यम से इस बात की घोषणा करते हुए सीज फायर का ऐलान किया और हैदराबाद इस तरह से भारत के साथ जुड़ गया। मेजर जनरल JN चौधरी ने उस वक्त 36,000 इंडियन आर्मी के कमान को संभाला था। इस घटना से हमें निज़ाम की सोच और इरादों में लेक ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक की कमी दिखती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब देखिए। यह है हैदराबाद का राज्य, भारत के एकदम बीचों बीच। चलो जूनागढ़, कश्मीर या कोई भी सरहदी राज्य, खास करके जो पाकिस्तान के निकट वाले क्षेत्र हैं, अगर पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते तो लॉजिक भी बनती थी, पर यह हैदराबाद के केस में नहीं था। ऊपर से इसके आवाम में हिंदू ज़्यादा थे, फिर भी अपनी गद्दी को महफूज रखने के लालच में उन्होंने यह सब किया। अब आइए कश्मीर और आर्टिकल 370 की ओर चलते हैं। उन दिनों कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का राज था, पर यहाँ प्रजा की आवाम मुसलमान थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हैदराबाद और जूनागढ़ में मुस्लिम निज़ाम की प्रजा हिंदू थी, उसी तरह यहाँ हिंदू राजा की प्रजा मुसलमान थी। क्योंकि कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, इसीलिए उनको भी फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। या तो वो पाकिस्तान को चुन सकते थे, या फिर भारत को चुन सकते थे, या फिर खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी रह सकते थे। कश्मीर में तब राजा हरि सिंह पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाकर शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं, उन्होंने क्विट कश्मीर आंदोलन छेड़कर राजा के शासन को चुनौती दे रखी थी और वहाँ दरअसल वे डेमोक्रेसी बहाल करना चाहते थे। यहाँ इंडिया में भी नेहरू जी ने गांधी जी के साथ मिलकर ऐसी ही मुहिम चला रखी थी। दोनों का एक ही मकसद था, लोकतंत्र को लाना। इसीलिए शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी।
महाराजा हरि सिंह ने 1946 को क्विट कश्मीर आंदोलन के चलते शेख अब्दुल्ला को सिडिशन चार्जेस लगाकर अरेस्ट कर लिया था। क्योंकि नेहरू उनके दोस्त थे तो नेहरू जी शेख अब्दुल्ला की वकालत करने आए थे कश्मीर, पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजकर कश्मीर से बाहर कर दिया। इस कारण महाराजा हरि सिंह भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह नेहरू जी थे और उनके साथ शेख अब्दुल्ला जो ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। महाराजा पाकिस्तान के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन्ना किसी हिंदू को एक राज्य कभी ना देता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो कहता है महाराजा हरि सिंह इसलिए दोनों मुल्कों से नहीं जुड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तान से जुड़ जाते तो यहाँ के हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर इंडिया से जुड़ जाते तो यहाँ के मुसलमानों के लिए सही नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ना भारत और ना ही पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब दोनों देशों के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करने का सीधा मतलब था कि कश्मीर अब इन दोनों मुल्कों से आज़ाद था। यानी कश्मीर अभी एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ का राजा वो खुद है। लेकिन महाराजा ने दोनों मुल्कों से कहा कि वे हैदराबाद की तरह एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर सकता है। इंडिया ने इस ऑफ़र को, इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑफ़र को लगे हाथों एक्सेप्ट कर लिया। अब कश्मीर के साथ पाकिस्तान ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन और फ्लो ऑफ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को भी फ्रीली फ्लो कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान को अब दो बातें बहुत सता रही थी। एक ये कि उनके हिस्से में इतनी कम ज़मीन आई, और ऊपर से कश्मीर जिसके ऊपर उनकी आस थी क्योंकि इसमें मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी, वो भी हाथ नहीं आया। दूसरी बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर का महाराजा हिंदू थे तो उन्हें यह डर था कि कहीं बाद में जाकर रिलीजियस एफिनिटी के चलते वे इंडिया के साथ न जुड़ जाए। इसी दौरान महाराजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को बर्खास्त कर दिया, जो आज़ाद कश्मीर के हित में थे। इसे पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत की ओर बढ़ते कदम के तौर पर लिया, और इन्हीं कारणों से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। इस जंग में लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लश्कर मिलिशिया का इस्तेमाल किया। ये वो फौज थी जो पाकिस्तान आर्मी में नहीं थी, लेकिन इन्हें सोल्जर्स की ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें खास करके पश्तून नामक एक ट्राइब का इस्तेमाल किया गया था। वो एक कत्लेआम मचाते हुए कश्मीर के इस वाले हिस्से तक पहुंचे, श्रीनगर के एकदम निकट। कहते हैं पाकिस्तानी सेना की क्रूरता चरम तक थी। ना वे मजहब देख रहे थे और ना उम्र, और ना ही औरत, बच्चे, बूढ़ों में कोई फर्क कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह घबरा गए। बात उनकी जान तक बनाई थी और उन्होंने इंडिया से मदद की गुहार लगाई, पर भारत ने कहा क्योंकि कश्मीर उनके राज्य में से नहीं है तो वे इनकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फोरम में गलत होता। हरि सिंह के पास कोई चारा ना था और उन्होंने इसलिए भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर ली। अब कश्मीर भारत का हिस्सा था। इसमें गौर कीजिएगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर से अलग है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भारत का कश्मीर पर लिमिटेड राइट्स थे, जैसे डिफेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन वगैरह। पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर होता तो कश्मीर के इंटरनल मैटर्स पर भी बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह ही भारत का हक होता और इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती थी। तो जैसे ही 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी की सिख बटालियन कश्मीर पहुंची और इस तरह द फर्स्ट वार ऑफ कश्मीर शुरू हुआ। भारतीय सेना ने इन पश्तून मिलिशिया को वापस खदेड़ना शुरू कर दिया और बहुत हद तक कश्मीर का हिस्सा वापस भी ले लिया। ये जंग लेकिन अनुमान से ज़्यादा लंबी चली और कई तरह के लोकल और इंटरनल इश्यूज भी पनपने लगी थी, और इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक शुरू हो गई थी। फिर 28 दिसंबर 1947 के कैबिनेट डिसीजन के बाद नेहरू जी 21 अप्रैल 1948 को यूएन पहुंचे। नेहरू जी के यूएन जाने वाली बात पर कई तरह के तर्क हैं। कुछ कहते हैं जब महाराजा हरि सिंह से उस वक्त एक्सेशन के साथ साथ मर्जर भी आराम से करवा सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कुछ तो ये भी कहते हैं अगर पाकिस्तानियों को इतना दूर खदेड़ दिया था तो पूरा ही निकाल देना चाहिए था, बीच में रुक क्यों गए। या जब भारत अपने दम पर यह जंग जीत रहा था तो यूएन तक इस मुद्दे को ले जाने की ज़रूरत क्या थी। ये वाकई में कई अहम सवाल हैं, पर इसके जवाब में अगर नेहरू जी के पक्ष में रहकर सोचा जाए तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत के हालात युद्ध लड़ने की स्थिति में दोनों की नहीं थी। अभी अभी तो दोनों को आज़ादी मिली थी।
और जैसे कि मैंने पहले कहा, युद्ध अनुमान से ज़्यादा लंबा चल पड़ा था और कई तरह के लोकल इश्यूज सामने आने लगे थे। और फिर ऊपर से नेहरू जी को यकीन था कि यूएन का डिसीजन इंडिया को फेवर करेगा, क्योंकि इंडिया के पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। साथ ही लद्दाख और जम्मू की आवाम में मुसलमानों का कम होना और ख़ुद महाराजा का हिंदू होना कुछ एडेड फैक्टर्स थे। इसके अलावा कश्मीर की मुस्लिम आवाम को संभालने के लिए शेख अब्दुल्ला पर नेहरू जी का पूरा भरोसा था। यहाँ ये कहकर भी कश्मीर का मर्जर नहीं करवा सकते थे क्योंकि यहाँ के महाराजा हिंदू थे, वो इसलिए कि यहाँ की आवाम में मुसलमान ज़्यादा थी। अगर ऐसा करते तो जूनागढ़ में इंडिया द्वारा उठाया कदम गलत साबित हो जाता। इन्हीं सब एंगल को कंसिडर करते हुए नेहरू जी और उनके कैबिनेट को किसी पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद थी जो इंडिया के हक में होता। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा मौका भी था जब भारत अपनी अहिंसावादी प्रकृति को, अपनी नॉन वायलेंस नेचर को दुनिया के सामने रख सकता था। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त के हालात के मद्देनज़र नेहरू जी भी पूरी तरह से गलत नहीं थे। द यूनाइटेड नेशंस ने 1 जनवरी 1949 को दोनों मुल्कों को जहां थे वहीं रुक जाने का आदेश दिया और दोनों देशों के अपने अपने फोर्सेस के विद्रोह करने के बाद प्लेबिसाइट का भी निर्देश दिया। पर क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कभी विद्रोह की ही नहीं तो प्लेबिसाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए यह मसला आज भी इसी तरह रुका हुआ है और दोनों मुल्कों के बीच का एक अनसुलझा मसला है। अब जंग रुक चुकी थी लेकिन कई मसलों का हल निकलना बाकी था। अभी तक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही साइन हुआ था लेकिन कश्मीर का मर्जर नहीं हुआ था। इसका मतलब कश्मीर अभी तक पूरी तरह से एक इंडियन स्टेट नहीं था। इसका मतलब था भारत का कश्मीर के ऊपर ट्रेड, कम्युनिकेशन, डिफेंस जैसे इश्यूज पर ही हक था, पर बाकी रिलेशन क्लियर नहीं था, सिवाय इसके कि कश्मीर अभी पूरी तरह से भारत का है। ये बहुत ज़रूरी था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को टेम्प्रोरी सोल्यूशन के लिए पार्ट 21 के अंदर जोड़ा गया, जहां टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस को रखा गया और साथ में आर्टिकल 35A भी इंक्लूड किया गया। हम अपनी अगली वीडियो में इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस के साथ साथ इनके बाकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी बात करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कैसे आर्टिकल 370 के हटने से लद्दाख की आवाम को इनसिक्योरिटी महसूस हुई है और कैसे यही इनसिक्योरिटी अरुणाचल प्रदेश पर भी मंडरा सकता है और हम कैसे इसे होने से पहले रोक भी सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए महफूज रहिए, खुश रहिए, देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।